हेलो। हेलो। फटाफट से सही बच्चे आ जाएंगे, मुझे कंफर्म कर देंगे। इज बिल्कुल करेक्ट बेटा, ऑडियो वीडियो। लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर नाउ। सही बच्चे आ जाए और हम अपने पास में स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा नए चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड एलएलपी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड एलएलपी, हम एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट टॉपिक है हमारे पार्टनरशिप के चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है हमारे पार्टनरशिप के चैप्टर का। तो पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वो अंतिम समाप्ति पे आ रहा है। पार्टनरशिप के अंदर हमने इंट्रोडक्शन से चालू किया, हमने गुडविल सीखा, हमने एडमिशन का केस सीखा, रिटायरमेंट एंड डेथ को कलेक्टिवली कराया हमने, और उसका रीजन हम समझ गए थे क्यों। एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड एलएलपी। एलएलपी का मुद्दा सिर्फ वो थ्योरेटिकल पार्ट से है, प्रैक्टिकल में आपको कोई तंग नहीं करता है, तो वो मैं आपको सारी बातें करा दूंगा। चैप्टर जो है मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान सा है। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उन बच्चों के लिए तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप लोग करके आते हैं तो आपके लिए रिवीजन हो जाती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पे न्यू है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, अभी तक भी तो आप लोग अगर देखेंगे और इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जो हमने अब तक भी चीज़ें करी है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने अब तक भी चीज़ें करी है मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर में भी क्या है, वहाँ पर में भी ऐसा हुआ था कि जैसे गुडविल के अंदर में एक एन्युटी मेथड हमने नया सीखा था, फिर हमने जेएलपी का कॉन्सेप्ट नया सीखा था, मतलब वो चीज़ ऐसी थी जो इवन +2 में नहीं करी होती, वो एक्स्ट्रा थी। सेम तरीके से इस चैप्टर में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप +2 के अंदर में नहीं करके आते, वो हम नहीं सीखते हैं। और जो बच्चे है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनके लिए तो सारा ही नया है, उनके लिए तो सारा ही नया है। तो घबराने की तो आवश्यकता है नहीं, हमारे लिए तो क्या है, हमने तो आराम से करना है। चैप्टर जो है आसान है, बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर में से नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। तो ये कभी ओल्ड स्कीम के अंदर में ये हुआ करता था बेटा, सीए इंटरमीडिएट के अंदर में। किस में होता था? सीए इंटरमीडिएट के अंदर में होता था। अब ये न्यू कोर्स के अंदर में ये आ चुका है सीए फाउंडेशन में, जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। पहले सीए इंटर में था, अब न्यू कोर्स के अंदर, क्योंकि उसका पहला अटेम्प्ट ही आप लोगों का जून में फॉल कर रहा है, तो उसके अंदर में ये पहला है, ठीक है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनने जाएंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे। यहाँ पे पहले कुछ ना थ्योरेटिकल बातें हैं, पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें जिसका मैं कुछ आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ, कुछ आइडिया आप लोगों को देता हूँ। मैं डिटेल ये सारी थ्योरी आप लोगों को पढ़ानी है, तो प्लीज़ घबराना मत, घबराना मत। मैं डिटेल थ्योरी इस वाले में थोड़ी सी रेलिवेंट हो जाती है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो मेरा आधा लेक्चर मतलब काफ़ी हद तक थ्योरी में चला जाएगा आप लोगों के साथ में, ठीक है ना। और ये वाला जो है टॉपिक, इसमें बात हो रही है बेटा डिसोल्यूशन की। नाउ हम बात करने जा रहे हैं बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को लेके। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? जब जो फर्म चल रही होती है बेटा, जब वो फर्म चल रही होती है, जब वो क्या हो जाती है बेटा, बंद हो जाती है। फर्म क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और उस चीज को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कई बार पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो होती है बेटा फॉर सर्टेन पीरियड, 5 साल 8 साल, वो पीरियड खत्म हो गया और डिसॉल्व कर रहे हैं वो फर्म। कुछ ऐसा इवेंट हुआ, पार्टनर्स के आपस में नहीं बनती, उन्होंने कहा फर्म बंद कर रहे हैं, तो देर आर सर्टेन रीजंस जहां जिसकी वजह से फर्म क्या होती है बेटा, बंद हो रही है। अब जब फर्म बंद होगी, तो अब धंधा बंद कर दिया, जो दुकान थी, जो काम कर रहे थे वो बंद कर दिया, तो अब क्या करेंगे बेटा? अब क्या करेंगे सर? हमारी जो एक बैलेंस शीट होती है वो दिखती होती है आपके समक्ष बेटा। एक क्या होती है? एक बैलेंस शीट होती है। ये एक कुछ इस प्रकार से बैलेंस शीट दिख रही होती है हमारी। जो फर्म की बैलेंस शीट होती है वो कुछ इस प्रकार से जेड से दिख रही है। उस बैलेंस शीट में यहाँ पे लायबिलिटीज, ये एसेट्स, यहाँ क्या क्या दिख रहा होता है? जैसे मैं सरल बात करता हूँ, जैसे आपके कैपिटल अकाउंट दिख रहे हैं, ए का, बी का, हो सकता है कोई जनरल रिजर्व वगैरह कुछ ऐसा दिख रहा हो, क्रेडिटर दिख रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिख रहे होंगे, ये लायबिलिटी साइड है। ऐसे ही एसेट साइड में क्या क्या हो सकता है? मशीनरी है, फर्नीचर है, ये फिक्स एसेट्स हो गए, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है। ये मैंने बेसिक से एक बैलेंस शीट बनाई है।
मतलब आइटम्स की तो कोई अंत नहीं है, आप जितनी मर्जी एसेट जितनी मर्जी लाइबिलिटीज चीजें डाल सकते हो, एक बेसिक बात कर रहा हूं। जब बेटा फर्म बंद होगी, जब बेटा फर्म बंद होगी तो उस केस में क्या होगा? जब सर फर्म बंद होगी ना, तो उस केस के अंदर में अब हम क्या करेंगे? अब हम पूरा हिसाब करेंगे। हम क्या करेंगे? जितने भी एसेट्स है सबको क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। एसेट्स को बेचा जाएगा और उससे पैसे आएंगे। हम बंद कर रहे हैं, फिर हम पैसे किसको देंगे? लायबिलिटीज को देंगे, अपनी लायबिलिटीज को देंगे। और अंत में पार्टनर्स में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। अंत में पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। फर्म क्लोज हो रही है, फर्म क्लोज हो रही है। अब इस इवेंट के बाद में कोई बैलेंस शीट नहीं रहेगी, क्योंकि बैलेंस शीट है ही नहीं, सारे अकाउंट्स खत्म कर दिए, सारे अकाउंट्स खत्म कर दिए। तो ये बैलेंस शीट की वास्तविकता नहीं रहेगी, ये खत्म हो जाएगी बेटा। दिस विल क्लोज, दिस विल क्लोज। बिजनेस बंद हो गया, दुकान पे ताला लगा दिया, किताबें बंद करनी है। तो यहां पर मैं सबसे पहले एक जनरल थ्योरेटिकल बात आती है कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाता है, वो बंद हो जाती है कब? जब एक्सपायरी ऑफ द टर्म जिसके लिए फॉर्म होती है, बनती है, या कंप्लीशन ऑफ द वेंचर जिसके लिए वो एंटर होता है। ये कुछ थ्योरेटिकल बात है, मैं इसके बाद प्रैक्टिकल पे ले जाऊंगा, फिर मैं थ्योरेटिकल पे दोबारा आऊंगा एक पर्टिकुलर लेक्चर पे, जिसपे मैं आपको दोबारा बताऊंगा। तो जब फर्म बंद हो रही है, वो किस पीरियड के लिए बनी थी? काम पूरा हो गया, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंसी की तो हमारी डिस्कशन बहुत लंबी होनी है। इंसॉल्वेंसी होता है जब कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो गया बेटा, बैंकरप्ट हो गया। हाउएवर जो पार्टनर्स होते हैं, बचे पार्टनर डेथ इंसॉल्वेंसी में वैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो फर्म चलाते रहे। हमने अभी भी तो देखा था पिछले चैप्टर में, हम डेथ होने के बाद भी तो फर्म चल रही थी। तो आप फर्म बंद कर भी सकते हो चाहो तो, या फर्म चला भी सकते हो, डिपेंड करता है पार्टनर्स की कॉल पे, ठीक है ना। तो उस केस में नई पार्टनरशिप बन जाती है, बट फर्म आपकी चल रही है। जब बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, तो हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म डिसॉल्व होगी। इसके अलावा और भी सिनेरियोज है जब फर्म बंद होने के आते हैं, जो मैं पढ़ूंगा, थ्योरेटिकल बात है। ये मैं सारी बातें बेटा पढ़नी है आप लोगों के साथ, तो घबराना मत, मैं ये पढ़ूंगा, मतलब आप लोगों के साथ में सारी बातें होनी है। तो जो हम अब तक करते थे ना, जो एडमिशन हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, रिटायरमेंट है, डेथ है, उसे हम बेटा बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसे हम एक और बात बोलते थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक छोटा सा वर्ड बोलूंगा। अब हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बदलाव। जब बदलाव होता है ना बेटा, ये डिफरेंस बिटवीन डिटेल में आगे जाके किया जाएगा, अभी मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूं, डिटेल में आगे पूरा एक एक लाइन पढ़ूंगा। तो जब बदलाव होगा तो बोल रहे पार्टनरशिप का जो उनका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो चेंज हो गया। देखो जो एडमिशन होती है तो पार्टनर दो थे, अब तीसरा आ जाता है तो टर्म्स बदल जाती है ना, पीएसआर चेंज हो जाती है। जब रिटायरमेंट होती है टर्म्स चेंज हो जाती है ना, तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब नई पार्टनरशिप डीड बन रही है, नई पार्टनरशिप डीड बनती है। और यहां पे एसेट लायबिलिटीज को हम रीवैल्यू करा करते हैं आपके पास में, और बैलेंस शीट भी बनती है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। जबकि अब जो मेरा चैप्टर आ रहा है, अब जो मेरा टॉपिक आ रहा है बेटा, धंधा ही बंद कर दिया, दुकान पे ताला लगा दिया, अब आपके पास काम ही नहीं करना, काम ही नहीं करना। तो उस केस में बेटा आपके पास फर्म ही बंद हो गई है, फर्म ही बंद हो गई है, फर्म ही बंद हो गई है, ठीक है ना। अब एसेट्स को बेचा जाएगा, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। तो यहां पे एक अलग लेजर अकाउंट आता है। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट उस रीवैल्यूएशन की एक्टिविटी का फायदा नुकसान जानने के लिए होता है, ऐसे ही बेटा हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। या नाम अलग है, नाम अलग है। मुझे बताओ ये नाम आपके पास कहां से पड़ा? मुझे बताओ, क्या मेरे पास मशीनरी 1 लाख की होगी, फर्नीचर 50,000 का होगा, स्टॉक 2 लाख का है लेट से, डेटर 1.5 लाख के है लेट से, क्या इनको बेचने पे पैसा आएगा? यस। तो मैं इनको रियलाइज करूंगा, मैं इनको क्या करूंगा? रियलाइज करूंगा। तो जब मैं बेटा इनको रियलाइज करूंगा, क्या करूंगा? रियलाइज करूंगा, तो मेरे पास पैसा आएगा। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एसेट कम पे बिकेगा, कोई एसेट ज्यादा बिकेगा? यस। तो मान लो ये 1,30,000 का बिक रहा है, तो इस पे 30,000 प्रॉफिट हो रहा है। ये एसेट 40,000 का बिक रहा है, इस पे 10,000 लॉस हो रहा है। क्या ये प्रॉफिट लॉसेस पार्टनर्स अकाउंट में जाएंगे? यस। बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं सारे प्रॉफिट्स को इंडिविजुअली या सारे लॉस को इंडिविजुअली भेजूंगा तो मेरा टाइम ज्यादा लगेगा? यस। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक लेजर अकाउंट बना लेता हूं जिसका नाम है रियलाइजेशन।
ये अकाउंट बेटा हमेशा किसके साथ जुड़े होते हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, जो भी हमारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट में अकाउंट्स आते हैं वो उस एक्टिविटी के साथ एसोसिएट होते हैं। तो हम यहां पे हमारी एक्टिविटी एसेट्स को रियलाइज करना, लायबिलिटीज को पे करना, तो हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों बनाते हो आप? यूं बनाते हो ताकि अपने पास में हम एक ही बार फाइनल प्रॉफिट और लॉस निकाल लें, मतलब सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज, सारे अगर कोई खर्चे लगे, कोई अगर एक्स्ट्रा लायबिलिटी देनी पड़ जाए, कोई एक्स्ट्रा एसेट के पैसे आ जाए, सब कुछ करने के बाद जो भी नेट में प्रॉफिट लॉस आया, जो लास्ट में प्रॉफिट लॉस आया, उसको जानने के लिए हम अकाउंट बना लेते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या नाम पसंद आया? हाँ सर, नाम बहुत पसंद आया। और नाम के पीछे का कारण समझ आया? यस सर, पीछे कारण समझ आया। पर सर ये बनता कैसे है? तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, मैं इस डिफरेंस पे बाद में आऊंगा। तो हमारे पास बेटा क्या है, ये मैंने पूरी एंट्रीज पढ़ी लिखी हुई भी है जिसे मैं समझाऊंगा भी, पर पहले मैं आपको अकाउंट से समझाने जा रहा हूं। तो हम एक अकाउंट बनाते हैं बेटा जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या अकाउंट है बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है बेटा, ये कब बनता है? जब फर्म क्लोज होती है, जब फर्म क्लोज होती है, बंद हो रही है, धंधा खत्म हो गया, किताबें खत्म करनी है। तो मेरे को ये जानने के लिए बन रहा है ताकि आपके पास में हम ये पता कर सके कि इस एक्टिविटी में मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, वो जानने के लिए बनाया जा रहा है इस अकाउंट को। ठीक है ना? अच्छा जी, नाउ मेरे प्यारे बच्चों, नाउ मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। मेरे को यह जानना है कि इस एक्टिविटी में हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। क्या मेरे एसेट का बैलेंस डेबिट होता है? यस। क्या मेरी लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है? यस। अब मुझे यहां क्या करना है, मेरा एसेट कितने में बिका ये बाद की बात है। पहले मैं क्या करता हूं, ये मेरे एसेट जिस वैल्यू पे दिखते हैं हम इन्हें बेटा बोलते हैं बुक वैल्यू, या एक और नाम बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। तो मैंने इन लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना है, तो मैं इन सबको क्या करूंगा, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो मैं एसेट को क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा जिस जिस वैल्यू में वो किताबों में दिख रहे हैं। जोन जोन से एसेट्स मेरे किताबों में दिख रहे हैं वो सारे खत्म कर दूंगा एक एक करके। तो मैं क्या करूंगा, टू मशीनरी 1 लाख, टू फर्नीचर 50, टू स्टॉक 2 लाख, टू डेटर 1.5 लाख, सारे एसेट्स एक एक करके आएंगे। टू सन्ड्री एसेट्स लिख दिया मैंने यहां पे, क्या लिखा, इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू। इंडिविजुअली का मतलब होता है बेटा एक एक करके, टू सन्ड्री एसेट्स नहीं लिखना, एक एक करके आना, क्योंकि हर अकाउंट अलग है तो उसको खत्म करने के लिए एक एक करके आएगा। किस पे आएगा, बुक वैल्यू पे आएगा। कितने में बेचा उस पे नहीं, अभी तो किताबों से खत्म कर रहे हो बेटा अकाउंट को, तो किस वैल्यू पे आएगा, बुक वैल्यू पे आएगा। कौन से एसेट जो किताबों में दिख रहे हैं, अनरिकॉर्डेड नहीं, जो किताबों में रिकॉर्डेड एसेट्स है वो खत्म करने हैं, तो उनको क्रेडिट कर रहा हूं, तो रियलाइजेशन को डेबिट कर रहा हूं। अब इसमें से कौन सी चीजें नहीं आती, कहता है 3 चीजें नहीं डालनी एसेट साइड से। कितनी चीजें नहीं डालनी, 3 चीजें नहीं डालनी। पहला, कैश एंड बैंक नहीं डालना। कैश एंड बैंक क्यों नहीं डालना, मशीनरी तो बेटा 1 लाख की 1.5 लाख में बिक सकती है, 90,000 में भी बिक सकती है। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर ऐसा हो सकता है ऊपर नीचे। क्या जो बैंक में पैसा पड़ा है और जो नगद पड़ा है, क्या ऐसा होगा कि उसमें भी कुछ पुराने नोट निकल आएंगे, कुछ नोट फट जाएंगे, पुराने वाले 500,000 के जो नोट चलते थे, या फिर आपके पास कुछ नोट फट जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं सर। तो क्या कभी कैश ऑन बैंक को रियलाइज करते हैं? नो सर। तो कैश एंड बैंक इसलिए यहां नहीं जाता। ये थोड़ी ना कैश एंड बैंक, आज मेरे पास 1 लाख पड़ा है, आज मेरे पास 1 लाख पड़ा है, तो मैं कैश एंड बैंक अल्टीमेटली क्या कर रहा हूं, अल्टीमेटली आपके पास में ये थोड़ी ना कि वो 90 रह जाएगा या 1-10 हो जाएगा अपने आप रातों रात। तो वो तो 1 लाख तो 1 लाख ही है ना, तो कैश एंड बैंक नहीं जाएगा क्योंकि वो रियलाइज नहीं होता, वो तो पहले से ही पड़ा है, वो तो पहले से ही पड़ा है। और जो पार्टनर से जुड़ी हुई चीजें हैं और जो पार्टनर से संबंधित चीजें, लाइक लॉसेस, लाइक कोई पार्टनर को एडवांस दिया हुआ या उनका डेबिट बैलेंस है, तो एसेट साइड पे अगर कोई पीएनएल डेबिट लिखा है तो ये पार्टनर अकाउंट में जानी है। जो भी पार्टनर का डेबिट बैलेंस दिख रहा है वो पार्टनर अकाउंट में जाना है, तो ये पार्टनर में चीजें जानी है। तो अगर पार्टनर वाली चीजें दिख रही है तो पार्टनर अकाउंट में जाने, उनके कैपिटल करंट के बैलेंसेज है।
तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास क्या जा रहा है बेटा, हमारे पास क्या जा रहा है, सिर्फ कैश एंड बैंक को छोड़ के और पार्टनर्स वाली चीजों को छोड़ के बाकी सारे एसेट जाएंगे एक एक करके। जो बच्चे लेट आ रहे हैं, कोई गुड मॉर्निंग कर रहा है, कोई गुड आफ्टरनून कर रहा है, इन्हें समय का ही नहीं पता कि क्या हो गया। एक आते भी लेट है और फिर समय हो गया 12 से ऊपर और लिखते भी गुड मॉर्निंग है। बाकी बच्चे इनके लिए क्या करेंगे देख लो, निशा के लिए, गीता जोशी है, पता नहीं ये कभी कभार आते हैं कभी कभार नहीं आते हैं, क्या है इनके जीवन में। तो इन सबके लिए कर दो जो तुमने करना है। हाँ, इन्हें यही नहीं पता समय क्या हो रहा है इस समय, हो कर देना इन सभी के लिए, ठीक है। ये आते हैं हमारी क्लास को भंग कर देते हैं अच्छी खासी। चलो, मन मर्जी के मालिक है सर, जब हमारी नींद खुलती हम तब आ जाते हैं। हाँ चलो जी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट डालेंगे एक एक करके इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू। क्या क्या चीजें नहीं गई पार्टनर, आपके पास में चीजें वाली नहीं गई, पार्टनर वाली, और साथ में कैश एंड बैंक नहीं गया। इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा सर, जो क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो भी चले जाएंगे, विच इज आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो आउटसाइडर लायबिलिटीज जो है वो चली जाएगी एक एक करके। लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, सर लायबिलिटीज का बैलेंस होता है हमारे पास में विच इज योर क्रेडिट बैलेंस। तो उनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है ना। तो मेरी बात जरा ध्यान सुनो, तो सारी लायबिलिटीज एक एक करके आती है आउटसाइडर वाली, ठीक है ना, और इंडिविजुअली भेजना एक बुक वैल्यू। अब लायबिलिटीज कोई भी हो सकती है, विच में भी क्रेडिटर, विच में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्पाउस का लोन भी हो सकता है, बिल पेबल है, जो भी लायबिलिटीज है सारी आ जाएगी एक एक करके आ जाएगी। कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ भी है। क्या चीजें नहीं आती, कौन सी चीजें नहीं आती बेटा, 3 चीजें फिर से बोल रहा हूं नहीं आती। एक, कैपिटल करंट के बैलेंसेस, ऑब्वियस सी बात है वो नहीं आएंगे। एक, रिजर्व सरप्लस नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें कहां जाएगी, ये सारी चीजें आपके पास में कैपिटल करंट में जाएंगी। और एक पार्टनर लोन भी नहीं आता, उसके पीछे का कारण है वो मैं अभी नहीं बता रहा, मैं उसे सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा, आज नहीं मैं कल करूंगा। बट अपने पास ध्यान रखना है पार्टनर लोन नहीं आता। क्या ध्यान रखना है, पार्टनर लोन नहीं जाता, क्योंकि इसको हम अलग से बात करते हैं। तो क्या चीजें नहीं जा रही, पार्टनर वाली चीजें नहीं जा रही, सिंपल सी बात है बेटा, पार्टनर वाली चीजें नहीं जाती, ठीक है ना। तो पार्टनर वाली चीजें नहीं जा रही, पार्टनर के बैलेंसेस, रिजर्व सरप्लस और पार्टनर लोन। मैंने आपके लिए एक चार्ट ऐसा बनाया बेटा, अकाउंट बना के, जिससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब बेटा जब आपके एसेट्स बिकेंगे, तो पैसा आएगा। तो पैसा आने की वजह से क्या होगा, बेटा क्या होगा, बैंक में पैसा होगा। अब बैंक टू एसेट नहीं होगा ना, एसेट तो खत्म हो गया। अब क्या होगा, बैंक टू रियलाइजेशन। तो आपके पास यहां पे क्या आएगा, बाय कैश एंड बैंक। जब एसेट जोन सी वैल्यू में बेचोगे, जिस वैल्यू में बेचोगे, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर ले? हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई एसेट जो है पार्टनर टेक ओवर कर ले। तो बेटा बाय पार्टनर कैपिटल हो जाएगा एट टेकन ओवर वैल्यू। मान लीजिए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर तो मैंने बाहर मार्केट में बेच दिया, स्टॉक जो है पार्टनर लेके जा रहा है। अब स्टॉक जो है वो पार्टनर अगर लेके जा रहा है तो वो बाय पार्टनर कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा बेटा। कुछ पॉइंट्स जो है अननेसेसरी के कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। अक्ष ने बोला अभी और चीजें जैसे करा रहा हूं, प्लीज बेटा समझ से जो सारे एसेट मतलब सारे, जो नहीं बोला मतलब सब जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरी बात जो है ध्यान से सुनते चलेंगे। और यार ये कौन है बच्चा, यार ये गीता जोशी कहां से आया है? चाणक्य होता है और ये चनाया कर रहे एक तो पहले, और दूसरी तरफ मेन बैच नहीं पढ़ना। ये मेन बैच पढ़ने आए रेगुलर बैच के बच्चे, इन्हें चाणक्य से क्या लेना देना है? चाणक्य फ्री के बच्चों के, उनको छोड़ो। मेन बैच से ज्यादा पढ़ाई किसी और बैच में होती है? चाणक्य कहीं ना कहीं उसका शॉर्ट वर्जन ही तो होगा, और क्या होगा। मेन बैच नहीं पढ़ने दे रहे बच्चों को, अपना लगे हुए चाणक्य करा दो।
जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। इन्हें पढ़ी अपनी चाणक्य की, चाणक्य का भी चनाया बना दिया इन्होंने, पता नहीं। यहां पे जितनी कवरेज हो रही है उतनी ज्यादा कवरेज तो किसी बैच में नहीं होगी, जीवन के रेगुलर बैच है ये। बताओ, रिवीजन जो डलेगी वो रिवीजन बच्चों के लिए आ जाएगी, तभी रिवीजन डालेंगे ना जब बैच खत्म हो जाएगा। ये बैच में डाल दो रिवीजन, रेगुलर बैच खत्म नहीं होने पहले रिवीजन चाहिए। पता नहीं कहां से आते यार ये बच्चे क्लास में हमारी, सच में। रिवीजन के लिए आएगा, रिवीजन की जब वीडियो आएगी तो रिवीजन की वीडियो आ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। वो आएगी मैराथन वीडियो, इंटर के बच्चों के लिए मैराथन वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, जाके देखो इंटर के बच्चे, वो पेपर से पहले मैराथन वीडियो उनके लिए आ रही है। वैसे तुम्हारे लिए भी रिवीजन वीडियो लाएंगे जबरदस्त वाली, देख के तुम्हारा मन जो है पसंद हो जाएगा तुम्हारे को। जब जो चीज चाहिए उसको वो लाएंगे ना। इन्हें 20 से भेज दो, हो कर दो इनको दोबारा। परेशान करते यार बच्चे आके, कद्दू बच्चे, क्या बोले यार इनको। चलो भाई, अभी हमारे पास में ध्यान से सुनेंगे अब मेरी बात को। हमने बेटा सारे के सारे एसेट जो है, हमने सारे के सारे एसेट ट्रांसफर करे, एक तो किस पे, एट बुक वैल्यू इंडिविजुअली। सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करी इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू। क्या क्या चीजें नहीं कही, जो पार्टनर से रिलेटेड और कैश एंड बैंक। जब एसेट बेचेंगे तो बेटा पैसा आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, बाय कैश एंड बैंक, बाय पार्टनर कैपिटल, ठीक है ना। किस वैल्यू पे बेटा, किस वैल्यू पे, रिलाइज वैल्यू या जिस वैल्यू पार्टनर। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो दिख नहीं रहा, फायदा आ गया जी। मान लो इन्वेस्टमेंट्स है, किताबों में नहीं दिखा रहे थे और पैसे आ गए, आपके पास किताबों में नहीं दिख रहा था और पैसे आ गए, और यहां पर मैं बेटा इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड एसेट, तो आपके पास फायदा ही तो हो रहा है ना, तो फायदा क्रेडिट हो गया, तो एंट्री सीधा होगी बैंक टू रियलाइजेशन। और अगर पार्टनर लेके जा रहे तो बाय पार्टनर कैपिटल, सिंपल। पार्टनर लेके जा रहे पार्टनर कैपिटल डेबिट हो गया, अगर पैसा आ रहा है तो कैश एंड बैंक हो गया। सेम तरीके से लायबिलिटीज आ गई, सेम तरीके से लायबिलिटीज आ गई, ठीक है ना। तो सेम तरीके से जब लायबिलिटीज आएगी तो लायबिलिटीज के लिए क्या करेंगे, सेम तरीके से जब लायबिलिटीज आएगी टू कैश एंड बैंक या टू पार्टनर कैपिटल, तो जितनी लायबिलिटीज पे करोगे, जितनी लायबिलिटीज पे करोगे, तो वो जितने में पे करोगे पेड वैल्यू, और जितने में पार्टनर लेके जा रहे हैं लायबिलिटी को टेकन ऑफ वैल्यू, इंक्लूडिंग द अनरिकॉर्डेड। एंड ऑल्सो अगर कोई खर्चा लगा तो खर्चा नुकसान ही तो है, खर्चा नुकसान ही तो है, तो वो आपके पास लॉस है, तो अल्टीमेटली यहां पे पेमेंट ही तो जा रही है, तो सीधा रिलेशन टू बैंक आ जाएगा। तो जो हमने पे किया रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर ने पे किया टू पार्टनर कैपिटल आ गया। रिकॉर्डेड वाली जितने पे करी, अनरिकॉर्डेड कोई एक्स्ट्रा पे करी, और अगर कोई खर्चा है वो भी आ गया। और फाइनली क्या निकल जाएगा, फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, फाइनली निकल के आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। और अब इस एक्टिविटी का पूरा प्रॉफिट लॉस आ गया, जो कहां चला जाएगा, पार्टनर्स में चला जाएगा, पार्टनर्स में चले जाएगा उनकी पीएसआर में, या प्रॉफिट या लॉस। तो इधर आया तो प्रॉफिट, इधर आया तो डेबिट में आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो लॉस, डेबिट में आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो लॉस, मतलब जैसे आपके पास हो रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज बन गई। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ मैं जनरल पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, इन पॉइंट्स को सभी बच्चे मेरे साथ में ध्यान से सुनना, इन पॉइंट्स को सभी बच्चे मेरे साथ ध्यान से सुनना। बेटा कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके लिए नीचे लिखे और बनाए हुए, आपको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, जहां लिखने की जरूरत होगी मैं समझा दूंगा। मैंने आपके लिए पहले ही बेटा बना के दिया, ताकि हमारी क्लास में हमारा टाइम जो है वो अल्टीमेटली प्रोडक्टिव चीज पे जाए, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले रिलेशन अकाउंट पूरा बना के दिए थे, जितने पॉइंट्स आ सकते थे। अब बेटा आपके पास में पहला पॉइंट आ रहा है, डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आप बच्चे तो इंटेलिजेंट है, मुझे सच में पता है। क्या डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेपरेट अकाउंट है? अगर मान लो मेरी बैलेंस शीट में डेटर दिया है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिया है, तो क्या 50,000 एक सेपरेट अकाउंट है और 3,000 एक सेपरेट अकाउंट करके नेट में 47 लिखा है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं टू डेटर 50 डाल दूं? नहीं, मतलब 47 डाल दूं? नहीं, मेरे को क्या करना है, दोनों को अलग अलग डालना है। मेरे को डेटर अलग डालना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग डालना है। डेटर अलग डालना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेपरेट डालना है। तो मैं टू डेटर बेटा सेपरेटली डालूंगा 50, टू डेटर सेपरेटली डालूंगा 50, और बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 डालूंगा सेपरेटली।
तो आई हैव टू पुट इट सेपरेटली, मेरे को दोनों क्या डालना है, सेपरेटली डालना है, अलग अलग अकाउंट है दोनों तो अलग अलग ही डालेंगे। तो डेटर का बैलेंस डेबिट होता है तो उसे क्रेडिट करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसे डेबिट करूंगा। तो रिलेशन टू डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिलेशन वो अलग अलग आएंगे, क्या आएंगे बेटा, अलग अलग आएंगे, ठीक है ना, उन्हें अलग अलग ही डालना है, उन्हें अलग अलग ही डालना है, ठीक है ना। अगली चीज एक बच्चे ने पूछा भी था शोएब ने, तो मैं उसका जवाब आ जाता है अभी। शोएब बेटा आप तो अंतर्यामी निकले। बेटा गुडविल को आपने एक नॉर्मल एसेट की तरह ही मानना है, गुडविल को नॉर्मल एसेट की तरह मान के उसे रियलाइजेशन में ही भेज दीजिए, तो नॉर्मल एंट्री रिलेशन टू गुडविल डाल दो। वैसे देखो आप सीधा पार्टनर कैपिटल में भी डाल दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना वही है, बट हमें नॉर्मल एसेट की तरह उसे रिलेशन में डाल, क्योंकि उसको भी तो बेचा जा सकता है। हो सकता है आप अपनी दुकान को, अपने ब्रांड को किसी को बेच रहे होंगे, तो आप अपनी दुकान जो है बंद कर रहे हो और किसी और को दे रहे हो, तो उससे थोड़ा गुडविल के पैसे ले लोगे ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका, इसीलिए उसे नॉर्मल एसेट की तरह मानना है, नॉर्मल एसेट की तरह उसे रिलेशन में भेजो, जितने बेचे पैसे आ जाएंगे, बाय कैश एंड बैंक हो जाएगा। तो गुडविल इज जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल एसेट, गुडविल इज जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल एसेट, तो उसे भी गुडविल को रिलेशन में ट्रांसफर करो, बात खत्म, ठीक है ना। गुडविल को भी ऐसे ही करना है, जेएलपी होगा वो भी ऐसे ही करना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है बेटा, इनका कोई भेदभाव नहीं है। जितने रिकॉर्डेड एसेट्स है जो एसेट साइड में दिख रहे हैं सबको डाल दो, जितने भी दिख रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर कैश एंड बैंक और जो पार्टनर वाली चीजें थी, लॉसेस वगैरह। तीसरे पॉइंट पे मैं बाद में आता हूं, कीप इट पेंडिंग। मैं कुछ चीजें पेंडिंग रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपको कब कौन सी चीज को धीरे धीरे बढ़ाना है। और अभी मैं चौथा पॉइंट कर रहा हूं, तीसरे पॉइंट पे मेरी डिस्कशन डिटेल में होगी, पर वो आगे जाके होगी। चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, चौथा पॉइंट है, अगर क्वेश्चन बेटा साइलेंट है ऑन द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, अगर बेटा क्वेश्चन हमें ये नहीं बताता कि लायबिलिटीज को पे कितना किया या एसेट कितने में बिका, नहीं बता रहा, तो क्या करूं बेटा। क्रेडिटर के देने 1 लाख है, क्रेडिटर के देने 1 लाख है, बैंक लोन के 2 लाख देने, वो नहीं बता रहा कितने दिए, तो बताओ कितना देंगे। सर किसी के पैसे हम नहीं मारते, अगर कोई भी लायबिलिटी लिखी है और उसका पैसा नहीं बताया कि कितने दे रहे हैं, तो बेटा पूरे देंगे, जितने दे रहे हैं उतने पूरे देंगे। तो लायबिलिटी अगर नहीं बताई कितने में दी है तो पूरी पेमेंट करके दिखाएंगे। लायबिलिटी के बारे में अगर अलग से नहीं बताया कि कितने पे कर रहे हैं, तो पूरी पेमेंट, जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है उतना पे करेंगे, जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है उतना पूरा पे करेंगे, जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है उतना पूरा पे करेंगे, बात खत्म। यस सर। और एसेट्स के केस में बेटा क्या होगा, एसेट्स के केस में क्या होगा बेटा, एसेट्स के केस में भी सरल बात है, एसेट्स के केस में सरल बात है। कहता है ये नहीं मानना कि जीरो में बिका। यार आप खुद सोचो, मशीनरी दिख रही है 2 लाख रुपए की किताबों में, और उसने ये नहीं बताया कि सेल कितने में हुई है, ये नहीं बता रहा वो, तो क्या आप ये बोलोगे जीरो में बिकी? अरे सर ऐसे कैसे। तो एसेट के केस में पता है क्या होता है, डिपेंड करेगा एसेट के नेचर पे, उसकी वैल्यू पे। लायबिलिटी हमेशा पूरी पे करके दिखानी है, एसेट में क्या करेगा बेटा, एसेट पे डिपेंड करता है नेचर पे और वैल्यू पे। ऑप्शन 1 है हम की फुल वैल्यू मान लेते हैं, अब जैसे प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, इनका नहीं बता रहा, तो हम यही मानेंगे पूरे पैसे मिल रहे बेटा, क्या मिल रहे, पूरे पैसे मिल रहे हैं। बट कुछ की हम नील वैल्यू भी मान सकते हैं, कुछ की हम नील वैल्यू भी मान सकते हैं। एग्जांपल जैसे गुडविल, अब भाई जैसे धंधा बंद हो रहा है, आपने किसी को बेचा नहीं, तो कोई गुडविल के नाम के देगा क्या आपको कोई पैसे? धंधा तो तुम बंद कर रहे हो। मेरी बात समझो, दुकान आपकी चल रही थी, आपकी गुडविल किताब में दिख रही है मान लो, और आपके पास में उसका किसी ने कुछ नहीं देगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास में बेटा उसका कुछ मिलेगा थोड़ी ना, तो उसकी जीरो ही मानोगे। या कोई मान लीजिए कि प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह, आपने कोई खर्चे की पेमेंट एक्स्ट्रा कर रखी थी, अप्रैल और मई के खर्चे की पेमेंट कर दी थी, तो उसका जीरो ही मानोगे। तो इनका क्या मानते हो, जनरली नील, बाकियों का क्या मानते हो, फुल। पर एजम्पशन लिख देंगे नीचे, हम एजम्पशन लिख देंगे नीचे कि हमने क्या माना है एसेट के केस में। तो एसेट के केस में क्या वन साइडेड ओपिनियन लेना है? नहीं, थोड़ा सा सोचना है बेटा। आप बच्चे बड़े हो रहे हो, और ये बच्चे जो है अपने पास में यहां पर मैं और चैट में लग रहे हैं, मैं सबको आज ब्लॉक कराने वाला हूं। मुझे सबके नाम दिख रहे हैं, कौन कौन से बच्चे चैट में क्या क्या लगे हुए हैं। यहां मैं पढ़ा रहा हूं, इनकी और बातें चल रही है।
सारे बच्चे आज ब्लॉक हो जाएंगे जो बच्चे पढ़ाते समय अपनी चैट में लगे रहते हैं। मुझे सबकी चैट दिखती है, समझ रहे हो? तो फिर लगे रहना अपने पास में। पेपर के लिए अप्रैल का महीना आ गया, जून में पेपर है। ध्यान से जब पढ़ा रहा होता है टीचर तो उसकी बात सुना करो। नहीं पढ़ने की इच्छा तो फिर छोड़ो। कहां घुस गए तुम सीए के फील्ड में? ये फील्ड तो मांगती ही क्या है? डिटर्मिनेशन मांगती है। ये फील्ड क्या कहती है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, जीवन में तुमने कुछ बनना है, और तुम कहते हो ना 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 हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। फिर कैसे हो जाएगा? तुम बनना तो चाहते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम्हारे हालात कैसे, मैं क्या नाम बोलूं? फिर कहते हैं सर हमें एक प्रोफेशनल कोर्स करना है, हम एक प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार है, दिख रही है तुम्हारी मेहनत। तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहे तब तो तुम पढ़ नहीं रहे, घर में सेल्फ स्टडी क्या करते होंगे बताओ? क्लास में टीचर सामने पढ़ा रहा है तब तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में है नहीं, और फिर सेल्फ स्टडी तो होगी नहीं। फिर कहेंगे सर ये वीडियो ला दो, वो वीडियो ला दो, आप ही करा दो, पेपर भी आप ही दिया हो सके तो। और फिर बोलेंगे सर समझ नहीं आया, सर ऊपर से चला गया, ये है वो है फलाना ढिमकाना है। तो अब मुद्दे पे आते हैं। अगर बेटा हमें क्वेश्चन जो है ध्यान से सुनेंगे, अब लायबिलिटीज के बारे में नहीं बता रहा कितना दे रहे हैं तो पूरा देना है। एसेट्स के केस में वन साइडेड ओपिनियन नहीं है, डिपेंड करता है नेचर और वैल्यू पे। भाई मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, वैल्यू एक दे रखी है अच्छी खासी, आप उसमें जीरो नहीं मान सकते, उनकी क्या मानोगे? पूरी वैल्यू। नील किनकी मान सकते हो? नील किनकी मान सकते हो? नील मान सकते हो गुडविल की, क्योंकि अब धंधा ही बंद हो गया, कौन रेपुटेशन के पैसे देगा? या प्रीपेड एक्सपेंस है तो उनकी नील मान लोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे दो लिख दिए। पर जो भी एजम्पशन लोगे, ये ऑप्शन है, राइट योर एजम्पशन, क्या आपने क्या माना है। जनरली हम अपने पास क्या बोलते हैं? नॉर्मल एसेट्स है उनकी पूरी वैल्यू, गुडविल प्रीपेड के लिए नील वैल्यू। पर ये आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन में होगा, ऐसा मुद्दा आएगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मुद्दा आएगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मुद्दा आएगा। वैसे आपको हमेशा बता रहा है, एसेट के केस में हमेशा बताएगा कितने मिल रहे हैं, तो लफड़ा ही नहीं आएगा। ये क्या पढ़ रहा हूं राम बेटा? मैं ये बता रहा हूं अगर किसी एसेट या लायबिलिटी का ये नहीं बताया कि कितने में बिका या कितने पैसे दिए, तो वो समझा रहा हूं। लायबिलिटी के पूरे पैसे देने और एसेट के केस में गुडविल प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसके जीरो मान लेना, बाकियों के लिए फुल वैल्यू मान लेना। आप ये नहीं कह सकते मशीनरी किताब में 2 लाख की दिख रही है कि वो जीरो की बिकी, तो आप यही मानोगे ना 2 लाख की दिख रही है तो 2 लाख में बिकी। ये कब लगेगा? जब क्वेश्चन नहीं बताएगा, पर क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा, मैं ये कहना चाहता हूं। ये तो तब है जब क्वेश्चन साइलेंट है, पर नॉर्मली क्वेश्चन हमेशा आपको बता रहा होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। नहीं बताएगा तब ये पॉइंट लग रहा है फोर्थ। तो मेरे लिए अभी के लिए, अभी मैंने आपको ना ये सारी एंट्रीज ना लिख के भी दी हुई है जो मैंने अकाउंट में डाली है, तो मैं इनको भी एक बार पढ़ूंगा। पार्टनर लोन का भी पॉइंट डिस्कस करूंगा, अभी पॉइंट नंबर आपके साथ 3 भी डिस्कस नहीं किया, वो सारी चीजें भी करानी है। तो मैं एक धीरे धीरे चलूंगा, मेरे को पता है आप कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मैं उसी को लेके चलूंगा। रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसके लिए क्या करेंगे? उसके अंदर में बेटा ध्यान से सारे एसेट सारी लायबिलिटीज एक बार जाएंगे बुक वैल्यू पे, पार्टनर वाली चीज और कैश एंड बैंक नहीं जाएगा। बाय कैश एंड बैंक या बाय पार्टनर कैपिटल, अगर एसेट जो बिके उसके पैसे आए, टू कैश बैंक या टू पार्टनर कैपिटल जो भी पे किया, लायबिलिटीज पे करी, खर्चे पे करे, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, पार्टनर में चला जाएगा, लास्ट में बचा हुआ पैसा जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर खत्म हो जाएगी किताबें। ठीक है, मैं अभी के लिए सिंस, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, अभी मेरा काफी थ्योरेटिकल पार्ट और इवन अभी कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ा है, मेरा थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ा है अभी पूरा, मैं डिटेल में और जाना है मैंने। और मैंने इवन जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो अभी नए हैं, मतलब जो आपको सिखाने हैं बारीकी में। पर मैंने जितना आपको बताया, एटलीस्ट आज के लेक्चर में अभी को ये लगे कि हमने कुछ कर लिया, हमें हल्का सा आइडिया मिल जाए। बिकॉज जब तक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करते, वैल्यूज नहीं आती सामने, तब तक वो फील नहीं आती। तो मैं पहले एक वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिससे आपको फील आ जाएगा, एक बेसिक क्वेश्चन है। तो ये पेज नंबर आपको बेटा देखने को मिल जाएगा 8 पे, पेज नंबर 8 पे आपको देखने को मिल जाएगा बेटा असाइनमेंट क्वेश्चंस की हेडिंग है नॉर्मल डिसोल्यूशन टॉपिक और क्वेश्चन 1। आज हमने बस क्वेश्चन 1 करके क्लास खत्म कर दूंगा। अभी मैंने और पॉइंट्स भी सिखाने हैं, थ्योरेटिकल बातें भी करनी है, वो सारी चीजें करूंगा, बट वो कल होगी आके, ठीक है ना, और चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सही बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन 1 पे आ जाना, बस अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक बार के लिए मैं पढ़ता हूं। कहता है पी क्यू और आर पार्टनर्स है जिनके बीच में रेशियो के 2:1।
कहता है बैलेंस शीट दे रहा है 31 मार्च 2023 की एज फॉलोज, जिसमें एसेट दे रखे नॉर्मल, लाइबिलिटीज में कैपिटल है तीनों की, रिजर्व फंड और क्रेडिटर है। कहता है उन्होंने फैसला किया कि फर्म को बिजनेस को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। उनके जो एसेट बिके हैं उनके कुछ इतने इतने अमाउंट रिलाइज हो रहे हैं, इतने इतने अमाउंट में बिके हैं सारे एसेट। तो मैं बता दिया कितने कितने बिके। मशीनरी बिकी 102, फिक्सचर बिका 18 में, स्टॉक क्या इतने, डेटर से आए इतने। कहते हैं क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि क्रेडिटर्स को जब पे किया तो 5% कम पे किया, डिस्काउंट का मतलब 5% कम पे किया। रियलाइजेशन का खर्चा भी हुआ 1500 का। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, वैसे अनरिकॉर्डेड का मतलब जो ऊपर नहीं दिख रहा, उसके अलावा वो है तो 6000 का, वो क्यू लेके जा रहा है कितने में, 4800 में। तो वो क्यू ने टेक ओवर कर लिया, मतलब क्यू लेके जा रहा है, तो वो बाय पैसे नगद नहीं आ रहे, उसे क्यू लेके चला गया। और एक बिल भी था 4200 का जीएसटी का, तो एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है ऊपर जो दे रखे उसके अलावा। एक जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला हमारे 4200 देने बाकी है, तो वो हमें मिला और हमने उसको पे कर दिया, तो हमें 4200 के एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी है एक लाइबिलिटी की। तो ये हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी है। बेटा अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है जो किताबों में नहीं दिख रहे, वो एक एसेट भी है यहाँ पे और एक लाइबिलिटी भी है। बेसिक से पॉइंट है बड़े, उनकी बात कर रहे हैं। प्रिपेयर करो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। हमसे जनरली आप देखेंगे रिक्वायरमेंट्स यही रहेगी, कैपिटल अकाउंट बनाओ और कैश अकाउंट बनाओ। तो रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश, ये चीजें आपसे मांग रहा है क्वेश्चन में। रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश, ठीक है ना। तो अब इस केस के अंदर में हमने पहले क्या करना है बेटा, जब भी सॉल्विंग करनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग क्या करेंगे, आप जो लेजर अकाउंट क्वेश्चन मांग रहा है उन सभी को ओपन करेंगे एक एक करके। पहले ओपन कर लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। कम से कम 10-12 लाइनों का बेटा बना लेना रियलाइजेशन अकाउंट, कम से कम 10-12 लाइनों का बना लेना। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे बना दिया, एक ये बनना है। अभी एक एक करके सारे बनाएंगे और बड़े आराम से बनाएंगे बेटा, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये सिर्फ एक आपको फेयर आइडिया देने के लिए है। फिर मैं आपको जो हम अप्रोच यहाँ यूज करते हैं मैं उसको अलग से बताऊंगा, भी कंक्लूड भी करूंगा, डोंट वरी। तो कितने पार्टनर है बेटा, 3 है। तो 3 पार्टनर कौन कौन है, पी, क्यू और आर। और एक हमारे पास है बेटा कैश अकाउंट। एक हमारे पास क्या है बेटा, कैश अकाउंट। एक हमारे पास क्या है, कैश अकाउंट। तो ये 3 चीजें क्वेश्चन की बेटा रिक्वायरमेंट है आप लोगों के समक्ष। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम आपका क्या है, फर्स्ट टास्क। फर्स्ट टास्क है बेटा, जो क्वेश्चन ने आपको बैलेंस शीट दी है, जो क्वेश्चन ने आपको बैलेंस शीट दी पहले उसे खत्म कर दो ट्रांसफर करके। तो जिनका बैलेंस डेबिट है, जिन एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, उन्हें रिवर्स कर देंगे। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कैपिटल में चले गए, कैश का कैश में चला गया, तो वो चीजें खत्म कर दो। मेरा कहने का मतलब ट्रांसफर योर बैलेंस शीट एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। तो स्टार्टिंग विद द एसेट साइड, जैसे जिसे हम बुक वैल्यूज बोलते हैं, उसे भेज दीजिए। तो एसेट साइड से शुरू होते हैं। क्या मैं 2 सन्ड्रीज लिख सकता हूं, नहीं, मैं एक एक करके ही लिखूंगा बेटा। 2 प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000। तो मेरा पहला स्टेप आ गया जो मैंने आपको बताया भी था, रियलाइजेशन टू एसेट्स इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू। जब मैं इसे 1,08,000 को यहां भेजूंगा, इसका बैलेंस डेबिट था, तो मैंने इसको देखो यहां क्रेडिट किया प्लांट एंड मशीनरी को, तो क्या प्लांट एंड मशीनरी का खाता मेरी किताबों से बंद हो गया, यस।
तो वो एक एक करके आएंगे इंडिविजुअली, इनको सबको पहले भेजना है। बुक वैल्यू, मुझे कोई मतलब नहीं कितने में बिका क्या है, कोई पार्टनर लेके जा रहा, कोई मतलब नहीं, किताबों की वैल्यू भेज दो। फिक्सचर 24, ठीक है ना। स्टॉक 60, डेटर 48, ठीक है ना। तो ये सारे चारों एसेट्स आ गए। क्या कैश भी आएगा? क्या कैश भी आएगा? नहीं सर, कैश तो रिलाइज नहीं होता, अभी बोला था ना। स्टेप्स देखो, कैश नहीं आएगा बिकॉज कैश इज नेवर रिलाइज, कैश को बेच थोड़ी ना रहे हो। तो कैश तो अलग से पड़ा ही है 60, तो वो कैश अकाउंट में दिख जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000। तो कैश का डेबिट बैलेंस है तो कैश अकाउंट में आ गया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000, सिंपल। तो एसेट साइड सारी चली गई। अब आती है लाइबिलिटी साइड से, क्या है? क्रेडिटर है 48, तो क्रेडिटर चले जाएंगे, लाइबिलिटीज चली गई, बाय क्रेडिटर 48। क्या कोई और लाइबिलिटी है? नहीं सर। तो एंट्री क्या बनी? क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये आपके क्रेडिटर यहां जाके खत्म हो गए, और जो बची चीज है वो पार्टनर की है, तो वो कहां चली जाएगी? पार्टनर कैपिटल में। तो कितना कितना बैलेंस है इनका? पहले 120 48 24, 120 48 24 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। और एक क्या है बेटा? रिजर्व फंड 60,000 का। ये क्या? एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है, जो अभी तक बांटा नहीं है। तो रिजर्व आपका कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, उनकी पीएसआर में 2:1 में। तो बाय रिजर्व फंड 60,000 इन 2:1। मैंने आपके पास बोला भी था क्या क्या चीजें नहीं जाती, तीन चीजें नहीं जाती, पार्टनर्स कैपिटल, करंट के बैलेंसेस, कोई रिजर्व प्रॉफिट दिया हुआ है, या पार्टनर लोन। तो उसे यहीं भेज देते हैं सीधा, 60,000 को इन 2:1। 24 24 और 12, 24 24 और 12। तो हमारे पास बेटा क्या, हमारी बैलेंस शीट चली गई? यस सर, हमारी बैलेंस शीट। अब मुझे बैलेंस शीट को नहीं देखना, अब मुझे बैलेंस शीट को नहीं देखना, अब मुझे सीधा किसको देखना है? नीचे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को। जो एसेट बिके, क्या बेचने में पैसा आए? यस। मैं एंट्री क्या डाल रहा हूं? अब जो भी एंट्री होगी इन तीन में ही घूम रही है। तो बेटा मैं एंट्री डाल रहा हूं कैश टू रियलाइजेशन, तो बाय कैश अकाउंट। किस किस एसेट का कितना बिका वो इनर कॉलम में लिख देता हूं, बट एंट्री मेरी कैश टू रियलाइजेशन होने वाली है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने बिका? 102 में। ठीक है। फिक्सचर कितने बिका? 18,000 में। स्टॉक 84, और डेटर्स 44 तो ये सारे एसेट कितने में बिके बेटा? वो सारी वैल्यू आ जाएगी। 248 400 आया बेटा सारे एसेट बेचकर। ये पैसे आ रहे हैं। तो एंट्री क्या बन रही है बेटा? एंट्री बन रही है कैश टू रियलाइजेशन। एंट्री क्या बन रही है? कैश टू रियलाइजेशन। इतने पैसे आए एसेट बेच के। तो देखो, कोई एसेट कम पे बिक रहा होगा, कोई ज्यादा में बिक रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली अकाउंट से प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा।
तो चारों एसेट जो दे रखे थे चारों की रिलाइज वैल्यू बता दी। रिलाइज मतलब होता है कितने में बिके। तो एंट्री हुई कैश टू रियलाइजेशन, तो यहां पे आ गया कैश में टू रियलाइजेशन। $248,400। ठीक है जी, तो वो कैश अकाउंट में आ गया और यहाँ आ गया। अब जो भी चीजें इन तीनों में ही घूमती रहेगी, ठीक है ना। फिर पेमेंट हो रही है, सो टू कैश। सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे किया कितना बेटा, उसने बोला 5% डिस्काउंट पे, मतलब कि 5% कम। क्रेडिटर्स को बोल रहा है 5% डिस्काउंट बेटा, यानी कि 5% कम। तो 5% कम पे किया, तो 48,000 पे 5% कम। 45,600। ये तो क्रेडिटर्स का आ गया जो पे किया। ठीक है, फिर इसके अलावा रियलाइजेशन का खर्चा भी पे किया 1500। ये एक्सपेंसिस है जो पे करे, तो ये भी हमारा नुकसान हो गया। ये यहीं आ जाएगा रियलाइजेशन टू कैश एक्सपेंसिस का 1500। मतलब ये टोटल एंट्री तो वही डल रही है, रिलेशन टू कैश, सिंपल है भाई। मेरे लिए नुकसान है, नुकसान डेबिट हो गया रिलेशन में, नुकसान डेबिट हो गया रिलेशन में। और आपके पास क्या हो रहा है, जितना क्रेडिटर को दिया वो इनर कॉलम में दिखा रहा हूं, जितना खर्चे का दिया। और एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी भी थी जो पे करी, जो एक बिल आया था 4200 का, वो भी हमने पे कर दिया बेटा। एक्स्ट्रा लायबिलिटी भी थी, अभी एक्स्ट्रा एसेट पे अलग से आते हैं। तो हमने खर्चा भी डल गया, बिल का भी दिख गया। तो जीएसटी बिल का कितना दिया, क्या इनसे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा? हाँ, ये मेरी एक्स्ट्रा लायबिलिटीज है, मेरी जेब से पैसा जा रहा है, मेरी जेब से पैसा जा रहा है, तो मेरा टू कैश हो रहा है। और मेरा नुकसान कहां डेबिट हो गया, रियलाइजेशन में हो गया। तो टोटल में कितना पे किया, 51,300। 51,300 तो कैश से ही तो कम होगा ना बेटा। नुकसान है तो नुकसान डेबिट रियलाइजेशन में कर रहे हो शोएब बेटा, और टू कैश कर रहे हो तो कैश अकाउंट में भी तो डालूंगा ना। अभी देखो यहां लिख दिया ना बाय रियलाइजेशन, ये देखो टोटल में सारी चीजों का कितना पेमेंट किया, 51,300। तो उतने से कैश क्या हो गया, कम हो गया। बेटा जब कोई आप खर्चा पे करते हो तो एंट्री क्या डालते हो, खर्चा टू बैंक। अब खर्चा कहां जा रहा है, रियलाइजेशन में, वो मेरा डिटर्मिनेशन ऑफ अकाउंट है। जैसे पीएनएल बनाते हो साल का प्रॉफिट लॉस के लिए, ऐसे ही जब धंधा बंद कर रहा हूं तो प्रॉफिट लॉस के लिए रियलाइजेशन बना, तो सारे नुकसान सारे फायदे कहां जाएंगे, रियलाइजेशन में। तो नुकसान है तो डेबिट हो गया, और कैश जा रहा है तो टू कैश हो गया। तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू कैश। तो मैंने, आप याद करो, देखो मैंने क्या लिखा था, जितने में पे करा, अगर कोई खर्चा है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, सब आ जाएगा। मैंने वो चार्ट के अंदर आप देखो सब डाला था। अगर आपका ध्यान यहां गया हो तो मैंने ये सारी चीजें बोली थी ना, इंक्लूडिंग कोई अनरिकॉर्डेड है या कोई डिसोल्यूशन खर्चे है, वो सीधा आ जाएगा। अब आता है बेटा, एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी था, एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी था। वो एक अनरिकॉर्डेड है, मतलब वो किताब में नहीं दिख रहा था। उसको क्यू कितने में लेके जा रहा है, क्यू लेके जा रहा है 4800 में। 6000 का मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई। मुझे तो तब 6000 का लेना देना होता, या तो वो मुझे बोलता 6000 में ही लेके जा रहा है, सेम वैल्यू पे लेके जा रहा है भाई। 6000 का तो मुझे तो इतने में चाहिए, कितने में लेके जा रहा है भाई, मेरे को क्यू कितने देगा बताओ। अगर क्यू मेरा एक एसेट टेक ओवर कर रहा है, तो इसका मतलब है जो क्यू को अंत में पैसे देने, उसमें तो 4800 कट जाएंगे ना। तो मेरे पास नगद नहीं आ रहा, मेरा पार्टनर लेके जा रहा है, तो मैं बाय क्यूज कैपिटल कर दूंगा। नगद आता तो मैं क्या करता, बाय कैश करता। पार्टनर लेके जा रहा है तो क्यू पार्टनर का आ गया अमाउंट, तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो उसने टेक ओवर किया। कितने से, 4800 से, 4800 से। मुझे 6000 से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए तो बेटा फायदा है। देखो कोई ऐसी चीज जो किताब में ना दिख रही हो और उसके आपको कोई 4800 दे रहा है, तो आपके लिए तो 4800 का फायदा हो गया ना। तो आपका 4800 के एक्सटेंड से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्रेडिट होने से बढ़ गया। पर ये कैश नहीं आया,
ये पार्टनर लेके जा रहा है तो उतने से पार्टनर का बैलेंस डेबिट हो गया। तो क्यू के अकाउंट में जाके क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन। $4800। बस जी, अब क्या करना है, अब निकाल लीजिए प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है। सारी चीजें होगी है क्वेश्चन की। 9900 का प्रॉफिट आ रहा है बेटा मेरा तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 9900, और इनकी रेशो में आ जाएगा पी क्यू आर की 2:1। 3960 1980 9900 आ रहा है। अर्चित बेटा ध्यान से चेक करो, आपने 248,400 की जगह 2,48,000 ना कर दिया हो कैलकुलेटर पे, जिसकी वजह से आपका 400 का फर्क है। तो 248,400 था बेटा वो, 9900 का प्रॉफिट आएगा बेटा, चेक करेंगे। मतलब इतना हमें सारे एसेट्स को बेचने में, सारी लाइबिलिटीज को पे करने में, सारा कुछ करने में 9900 का फायदा हो गया। तो उतना पैसा एक तरीके से पार्टनर्स को ज़्यादा मिल जाएगा ना, कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि वो फायदा नुकसान तो पार्टनर का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे बाय रियलाइजेशन 3960, 3960 और 1980, और फाइनली पार्टनर्स को क्या करना है, पे करके ख़त्म कर देंगे। तो टू कैश आ जाएगा जो फाइनली उनको पे किया और ख़त्म किया। जितना इतना देना है, देखो पी को उसका क्या देना है, अंडरस्टैंडिंग लो, उसकी कैपिटल का पैसा देना है, रिजर्व में हिस्सा देना है, और जो प्रॉफिट आया अभी, तो वो सारा करके पता चल जाएगा पी को फाइनली कितना देना है। तो 147,960 हुआ ये। अब ये क्लोज हो रहा है, अब ये क्लोज हो रहा है। ये सीडी नहीं आएगा यहाँ पे, अब ये टू कैश बाय कैश करके खत्म हो जाएगा बेटा। तो इतना इतना पे होगा तीनों पार्टनर्स को, और ये यहाँ पे डल जाएगा, इतना इतना पे करेंगे तो अब देखो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो सारे एसेट सारी लायबिलिटीज पे ऑफ हो गए, पार्टनर्स को जो अंत में देना था वो उनको दे दिया, आपका कैश विल गेट टेलिड, कैश जितना पड़ा था वो सारा बढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैश जो था उनको पे होके खत्म हो जाएगा बेटा। तब चेक कर लेंगे ना, कैश अकाउंट आपका मैच कर रहा होगा, इसका टोटल पक्का ही पक्का 308,400 आ रहा होगा। डेबिट का तो मेरे को पता चल ही रहा है, क्रेडिट का भी इतना ही होगा। तो कैश कितना पड़ा था, कैश कितना आया, किस किस को दिया, करके खत्म। तो कैश अकाउंट टैली होना मतलब हमारे पास एक तरीके से काइंड ऑफ इंडिकेशन कि हाँ हमने कोई मैथमेटिकल एरर नहीं किया है, कोई हमने गलती नहीं करी है। ये क्वेश्चन बेटा कराने का एजेंडा पहले ही 1 घंटे में सिर्फ एक इसलिए था ताकि हमें एक हल्का सा आइडिया लगना शुरू हो। अभी मैंने इंट्रिकेटेड पॉइंट्स मान लीजिए, कुछ बारीकियों की बातें हैं वो आपके साथ करनी है, मैंने एक सिर्फ आपको फेयर आइडिया देना था कि चीज़ चलती कैसे है। तो हमने एक बस इतनी सी बात करी कि जब भी फर्म बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, जिसका मकसद ये होता है, पर्पस ये होता है कि हम प्रॉफिट लॉस निकालें उस एक्टिविटी पे जो इवेंट हुआ है डिसोल्यूशन, जिसमें सारे एसेट सारी लायबिलिटीज उनकी किताबों की वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने पूरा आपको
अकाउंट बना के दी है। क्या चीज़ें नहीं जाती, पार्टनर वाली और कैश एंड बैंक, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। फिर जितने में एसेट बिका तो बाय कैश, पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर कैपिटल। जितने में लाइबिलिटी को पे किया टू कैश, या पार्टनर लेके जाता तो टू पार्टनर कैपिटल, इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड या कोई खर्चे है वो, मतलब टू कैश में भी और बाय पार्टनर में भी जो हुआ हमारे पास, उतने से फायदा नुकसान है। साथ के साथ चीजें कहाँ डालते रहे, पार्टनर्स में, और फिर हमने पार्टनर्स को जो अंत में देना था वो उनको देके खत्म किया, जिससे आपका कैश हो गया। तो क्या आप हमारी किताबों में कोई बैलेंस शीट बनेगी इसका? नहीं, सब खत्म हो गया जी, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा आपके पास में, कुछ नहीं रहा आपके पास, सब कुछ खत्म हो गया। शेष बेटा ऐसा कुछ नहीं है, टॉपिक जो है वो इंस्टीट्यूट का अपना मर्जी है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अरे अर्चित बेटा बैलेंस शीट नहीं है ना कि बल्ले बल्ले करे यार, बैलेंस शीट में हम बल्ले बल्ले करते हैं, ऐसे नहीं करते हम बल्ले बल्ले, तो इस चैप्टर में बल्ले बल्ले कम होएगी, बीच में वैसे कर देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है ना। अच्छा जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। अभी क्या है, मेरे को आप लोगों से ना पॉइंट्स और भी डिस्कस करने हैं, सो प्लीज डोंट वरी, मेरे को आपसे पॉइंट्स काफ़ी सारे डिस्कस करने हैं, बीच बीच में पॉइंट छुड़वाए हुए हैं कुछ आपके पास में, मैंने और भी चीज़ें छुड़वाई हुई है। मैं आज आप लोगों को जो होमवर्क दे रहा हूँ, एक तो आप लोगों ने बेटा क्या करना है, क्लास का क्वेश्चन 1 करना है, और पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, क्लास का क्वेश्चन 1 रिवाइज करना है और होमवर्क का क्वेश्चन 1 करना है। तो आपने क्या करना है, एक तो क्लास क्वेश्चन 1 जो अभी कराया है उसे देखना दोबारा से, एंड होमवर्क क्वेश्चन 1 करना है, ठीक है जी, इजीली हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। कल हम आके चीज़ें रिवाइज करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल बातें भी सिखानी है आपको, कुछ पॉइंट्स भी सिखाने हैं, बीच बीच में अभी मिसिंग लिंक्स है जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए, तो हम धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, तो घबराइएगा मत। कई बार बच्चों को लगता है कि अभी तो ये भी था, वो भी था, ये भी था, वो भी था, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पड़ी है अभी। आई एम गोइंग इन एब्सोल्युटली स्लो मैनर। हमारा पहला आज का 1 घंटा जो लगा था वो लगा था बेटा विद रिस्पेक्ट टू, मैंने रिटायरमेंट डेथ के सारे डाउट डिस्कस कर लिए थे, और अभी हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, बल्ले 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 बल्ले, चलो जी, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, लव यू। बहुत ही मजा आया आज के सेशन में, होपफुली आपको भी आया होगा। चीज़ हम धीरे धीरे अगर सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो आगे हम लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, और हमारा सपना जो है सीए बनने का वो साकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बाय बाय एवरीवन, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, लव यू, बाय बाय।